12 साल पहले जब हरिया सिर्फ 1 महीने का था, तभी उसके पापा राघव मछलियां पकड़ने के लिए नदी के किनारे गए थे। तभी सरस्वती को उनकी नदी में बह जाने की खबर मिलती है। कुछ गांव के लोग उसके घर आते हैं और उसे ये खबर देते हैं कि राघव नदी में बह चुका है। ये सुनकर सरस्वती बिल्कुल टूट जाती है और उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा घर में कमाने वाला और कोई जरिया नहीं था। हरिया अभी सिर्फ 1 महीने का ही था, लेकिन हरिया के लिए सरस्वती ने अपने आप को संभाला और दूसरों के घर घर जाकर काम करके वो हरिया की परवरिश करने लगी। अपने पति राघव की याद में उसने गांव का घर बेचकर उस नदी के किनारे ही एक छोटा सा घर खरीद लिया और वहीं पर ही वो एक कच्चे घर में रहने लगी। वो रोज लोगों के घर जाती और काम करती, जिससे वो हरिया का पालन पोषण अच्छे से कर रही थी। अब हरिया 12 साल का हो चुका था। हरिया अपनी माँ सरस्वती से बोलता है, माँ, हम गांव से इतनी दूर क्यों रहते हैं? मुझे भी गांव के बीच में ही घर में रहना है, ताकि मैं अपने दोस्तों को किस टाइम में मिल सकूं। अब यहाँ से जाने में बहुत टाइम लगता है और स्कूल पहुँचने में भी बहुत टाइम लगता है। मुझे भी गांव के बीच में रहना है माँ। बेटा, तेरे पापा इसी नदी में बह गए थे। उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, इसीलिए मैंने उनकी याद में गांव का घर बेचकर यहीं पर ही एक छोटा सा घर बना लिया, ताकि मैं खुद को अकेला महसूस ना कर सकूं। लेकिन माँ, मुझे गांव के बीच में ही रहना है। मुझे वहाँ रहना अच्छा लगता है। यहाँ पर हम सिर्फ अकेले ही रहते हैं। वहाँ पर घर कब लोगी माँ? बेटा, मैं तो घर घर जाकर काम करने वाली एक मामूली सी नौकरानी हूँ। मैं गांव के बीच में घर कैसे ले सकती हूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना महंगा घर गांव के बीच में खरीद सकूं। माँ, हम ये वाला घर बेच देते हैं ना और गांव के बीच में जाके रह लेते हैं। ऐसे हमें पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी घर खरीदने के लिए। अरे बेटा, इस नदी के किनारे कौन हमारा जगह खरीदेगा? और अगर किसी ने खरीद भी ली तो इसके दाम इतने नहीं मिलेंगे। गांव में ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी है और घर तो और भी ज़्यादा महंगे हैं। तुम जब बड़ी हो जाओगे तो तुम वहीं पर ये घर खरीद लेना। अच्छा ठीक है माँ, मैं जब कमाने लगूंगा तभी मैं घर खरीदूंगा। क्या मैं इस टाइम काम कर सकता हूँ? मैं भी कुछ पैसे कमाऊंगा तो आपका भी कुछ सहारा हो जाएगा। हाँ बेटा, देख लो अगर तुम्हारे हिसाब का कोई काम मिले तो, लेकिन काम के चक्कर में पढ़ाई मत छोड़ना। शिक्षा ज़रूरी है, तुम्हें पढ़ाई साथ साथ में ही लेके चलनी होगी। हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी ठीक से करूँगा। फिर हरिया अपनी उम्र और अपनी अकल के हिसाब से काम करने लगता है। वो एक केतली में चाय भरता है और खेतों खेतों जाकर सारे किसानों को चाय बेचने लगता है। राजेश चाचा, आप थक गए होगे, ये लो चाय पी लो, सिर्फ 10 रुपए में। अच्छा आर्या बेटा, आ गए तुम। मुझे भी चाय का बहुत इंतजार था, क्योंकि बहुत थक चुके हैं ना हम। करण, जल्दी आ जाओ, चाय पी लो तुम भी। इस तरह वो जगह जगह जाकर चाय को बेचने लगता है। वो घर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ देखो, आज मैंने 300 रुपये कमाए हैं माँ, 300 रुपये। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही लगन से काम करते रहो। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारी पढ़ाई रुक रही है तो तुम काम मत करो, मैं कर रही हूँ काम। अरे नहीं माँ, आपने देखा है ना, मैं सुबह को स्कूल जाता हूँ, फिर दोपहर से ही मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ रहा हूँ। इस तरह वो काम के साथ साथ पढ़ाई को भी ठीक से कर रहा था। उस गांव में बलराज नाम का एक अमीर सेठ रहा करता था। उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। पूरे गांव में उसकी ही बात मानी जाती थी। उसका एक बड़ा सा खेत था, जिसमें बहुत सारे किसान काम किया करते थे। हरिया ने सोचा कि आज उसके खेत में जाकर सारे किसानों को चाय बेची जाए। वह उसके खेत में घुस जाता है। चाचा चाचा, चाय ले लो, देखो चाय लाया हूँ गरम गरम। थक गए होगे तुम सब, चाय पी लो, सिर्फ 10 रुपए में। अरे वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, हमारे लिए चाय ले आए, लाओ मुझे भी दे दो। और इस तरह वो वहाँ पर चाय बेचने लगता है। तभी बलराज वहाँ पर आ जाता है। वो ये सब देखकर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में बोलता है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर?
मैंने तुम सबको काम करने के लिए रखा है, ना कि चाय की चुस्कियां मारने के लिए। ओए लड़के, निकल यहाँ से। आइंदा मेरे खेत में घुसने की जरूरत भी मत करना। किसका लड़का है तू? कहाँ से आया है बता। अंकल, मेरा नाम हरिया है और मेरी माँ का नाम सरस्वती है। मैं उन्हीं का लड़का हूँ। हम नदी के किनारे रहते हैं और मैं ये सारी चाय बेच बेच कर गाँव के किनारे ही घर लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, सुना तुम सबने? ये चाय बेच बेच कर घर खरीदना चाहता है। गांव की जमीन के दाम पता है तुझे कितने ज्यादा महंगे हैं? और तू उस सरस्वती का लड़का है जो घर घर जाकर काम करती है। अरे वो मेरे घर भी काम करने आई थी, लेकिन मैंने उसे एक सप्ताह में ही निकाल दिया, क्योंकि वो हमारे घर से कभी आटा ले जाती थी, कभी चावल ले जाती थी। सारा ही राशन इतनी जल्दी खत्म किया करती थी। और उसने इतनी दूर जाकर घर भी इसीलिए बनाया है ताकि उसके घर में कोई ना घुस सके और उसका चोरी का माल पकड़ा ना जा सके। वो चोर है, एक चोर। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है। मेरी माँ चोरी नहीं करती है। और वहाँ पर घर तो मेरी माँ ने मेरे बाबा की याद में बनाया था, क्योंकि मेरे पापा उस नदी में बह गए थे ना। आह, तेरी माँ ने भी तुझे अच्छी पट्टी पढ़ाई है ताकि तुझे पता न चल सके कि तेरी माँ चोर है, चोर। जा जाके पूछिए अपनी माँ से, और आइंदा इस खेत में घुसने की जरूरत भी मत कर लेना। ये धंधा करने की जगह नहीं है, यहाँ पर मेरा काम चलता है। और इस तरह बलराज सरस्वती पर झूठे झूठे इल्जाम लगाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। हरिया घर जाकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं आज बलराज अंकल के खेत में गया था ताकि मैं किसानों को चाय पिला सकूं, लेकिन वो तो बहुत गुस्से वाले हैं। उन्होंने मुझे डांट कर वहाँ से भगा दिया और बोल रहे थे कि तेरी माँ मेरे घर काम करने आती थी और सारा राशन चुरा चुरा कर ले जाती थी। माँ, क्या ये सच है? तुम वहाँ से चोरी करती थी? नहीं बेटा, तुझे क्या अपनी माँ चोर दिखती है? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज तक किसी के घर से एक अन्न का दाना भी नहीं चुराया है। और इन अमीर लोगों की तो ये आदत ही होती है, राशन जैसे ही खत्म होता है वो बस अपने नौकरों पर ही शक करने लगते हैं। लेकिन बेटा, तुम आइंदा उस बलराज के खेत में चाय बेचने मत जाना। और देखो मैं ये क्या लाई हूँ। दयालु राम चाचा ने तुम्हारे लिए ये टैंक भेजा है। वो बोल रहे थे कि हरिया को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसीलिए वो तुम्हारे लिए भी एक लाए थे। दयालु राम चाचा तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। मैं किसी दिन तुम्हें उनसे मिलाऊंगी। अच्छा माँ, दयालु राम चाचा तो वाकई ही बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे लिए टैंक भेजा है। लेकिन माँ, मैं इस टैंक को नहीं लूँगा। मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाऊँगा, उन्हीं से ही मैं अपनी चीज़ें खरीदूँगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई और झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाए। उस दिन से उसके ऊपर और ज़्यादा जोश चढ़ जाता है और वो सोच लेता है कि बलराज को वो गांव के बीच में एक घर खरीद कर दिखाएगा, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है। गांव से दूर एक बाजार लगा करता था, जहां पर पैदल पहुंचने में 2 घंटे लगा करते थे। हरिया के पास ना ही तो कोई साइकिल थी और ना ही कोई बाइक, इसीलिए वो पैदल ही इतनी दूर बाजार में जाया करता था। रोज 2 घंटे जाना और 2 घंटे आने में उसको बहुत ज़्यादा थकन हो जाया करती थी, लेकिन वो अपने सपने पूरे करने के लिए ये सब किया करता था। लेकिन वो इतना चलने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाया करता था, जिसके बाद वो घर आकर तुरंत ही सो जाया करता था। एक दिन हरिया बाजार से लौटता है। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं कमा तो रही हूँ। जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे उसके बाद मेहनत कर लेना। अभी तुमने स्कूल जाना भी बहुत कम कर दिया है। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? शिक्षा एक ज़रूरी चीज़ है जिसे तुम्हें लेना ही चाहिए। माँ, आप मेरी शिक्षा की टेंशन मत लो। मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर ली थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं काम करने जाता हूँ, इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि तुम सिर्फ परीक्षा देने आ जाया करना, बाकी दिन तुम अपना काम करो। अब मैं परीक्षा देने चला जाया करूँगा। इस तरह वो अब सिर्फ परीक्षा देने ही जाया करता था, लेकिन उसमें ही वो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाया करता था। ऐसे ही वो कड़ी मेहनत करता है और 8 साल बाद वो अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लेता है, जिसके बाद वो गांव के बीच घर ढूंढने लगता है। वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब हमारे पास 5 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, अब हमें कहीं घर देखना चाहिए। इतने पैसों में तो हमें घर मिल ही जाएगा।
आप कहीं देखो ना बात करके। बेटा, मैं देखती हूँ किसी से बात करके। सरस्वती जहाँ जहाँ काम करने जाती थी वो हर किसी से घर के बारे में पूछती है, लेकिन सभी उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि घर यहाँ के बहुत महंगे हैं। अब गांव की ज़मीन और ज़्यादा महंगी हो चुकी थी और बने बनाए घर तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। कोई भी घर 10 लाख से कम का नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके पास सिर्फ 5 लाख रुपए थे। फिर वो दयालु राम के घर जाती है और उनसे जाके बात करती है। भैया, मेरे पास 5 लाख रुपए जमा हो चुके हैं और मैं इन 5 लाख रुपए में ही कोई अच्छा घर देखना चाहती हूँ। इतने में अगर कोई घर मिले तो तुम मुझे ज़रूर बताना। अरे तुम कहाँ ढूंढोगी घर? तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही क्या है? जब ये घर है तो मैं तुम्हें ये सिर्फ 5 लाख रुपए में दे दूंगा, क्योंकि अब मेरा शहर में काम अच्छा हो चुका है, इसीलिए मैं अब सबको शहर ही लेकर जा रहा हूँ। बस हम कभी कभी गाँव घूमने आया करेंगे, इतनी देर के लिए तुम हमें इस घर में जगह दे देना बस। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये घर तो आपका ही है। और वैसे आप इतना बड़ा घर मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए में क्यों दे रहे हैं? इसकी कीमत तो लगभग 15-20 लाख रुपए होगी। फिर आप इतना सस्ता मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे तुम इतने दिनों से हमारी सेवा कर रही हो और हमारे घर काम कर रही हो और हमारे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? और वैसे भी अगर मैं ये घर किसी और को बेचता हूँ तो मैं जब गांव लौटूंगा तो मुझे कोई भी घर में रहने नहीं देगा। इसीलिए अगर तुम ले लोगी तो मैं बस 4-5 दिन के लिए आए करेंगे। इतने दिन के लिए बस तुम इस छोटे से घर में हमें थोड़ी सी जगह दे देना। बिल्कुल, मैं आपको पैसे तो दे रही हूँ, लेकिन ये घर आपका ही है और आप जब चाहे जब यहाँ आ सकते हैं। फिर सरस्वती को गांव के बीचों बीच एक बड़ा घर मिल जाता है। वो काफ़ी अच्छा घर था और हरिया भी वो घर देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उस घर में रहने लगते हैं। एक दिन हरिया देखता है कि बलराज उसके घर के सामने से गुजर रहा है। हरिया बलराज से बोलता है, अंकल अंकल, देखो तुम कह रहे थे ना मुझसे कि मैं घर कभी नहीं खरीद सकता गांव में। देखो आज मैंने घर खरीद लिया और वो भी इतना बड़ा। अब तुम क्या बोलना चाहोगे? कुछ बोलोगे अब मुझे? उसकी बातें सुनकर बलराज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि इतना बड़ा घर इस गरीब को कैसे मिल गया। वो गुस्से में बोलता है, ए लड़के, ज़्यादा फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये घर तेरा है ये कैसे मान लूँ मैं? क्या पता किसी और के घर रह रहा हो या फिर किसी ने कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दे दिया हो तुझको। आप क्या देखना चाहोगे? इस घर की रजिस्ट्री किसके नाम है? सब मेरी माँ के नाम है। ये घर हमारा ही है और हमने इसे कुछ दिन पहले ही खरीदा है। हरिया की बातें सुनकर बलराज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पैर झटककर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वो यही सोचता रहता है कि उसे इतना बड़ा घर कैसे मिल गया। फिर उसे हरिया पर थोड़ा शक होता है और वो सरकारी आदमियों से बात कर कर उसके घर की रजिस्ट्री चेक करने के लिए बोलता है। अगले ही दिन हरिया के घर कुछ सरकारी आदमी चले जाते हैं। हरिया उन्हें देखकर बोलता है, अरे आप कौन हो और हमारे घर क्यों आए हो? हम सरकार की तरफ से आए हैं और हम हर किसी के घर की रजिस्ट्री चेक कर रहे हैं। जिसके घर की रजिस्ट्री नहीं है हम उसे इस गांव से निकाल रहे हैं, क्योंकि इस गांव में बहुत सारे लोग सरकारी जगह पर कब्जा करके बैठे हैं। हरिया उन्हें सारे ही कागजात दिखला देता है। सभी कागज एकदम ठीक थे। सभी कागज सरस्वती के नाम थे। वो बलराज को ये सारी बात बताते हैं। बलराज ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि घर सरस्वती के नाम कैसे है, वो भी इतने गरीब लोग इतना बड़ा घर कैसे ले सकते हैं। फिर उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ गुंडों से बात करके हरिया को रास्ते में ही पिटवाना चाहता है। सुनो, हरिया जैसे ही आए वैसे ही उसे मारना और मार के उसे धमकी देना कि अगर वो इस गांव से नहीं गया तो हम उसकी माँ को उठा लेंगे। ठीक है बलराज साहब, ऐसा ही होगा। अगली ही रात उस गांव में बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है। तूफान इतना तेज था कि गांव के सभी घर ढह जाते हैं। बलराज का और हरिया का घर भी उसमें ढह जाता है। बलराज हरिया को देखकर हंसता हुआ बोलता है, बेचारे को इतने सालों की मेहनत के बाद तो घर मिला था, वो भी ढह गया। मेरे पास बहुत दौलत है, मैं तो इससे भी ज़्यादा आलीशान घर बनाकर खड़ा करूँगा। तू अपनी सोच अपनी, तेरा क्या होगा अब? हरिया बहुत उदास हो जाता है और वो अपनी माँ सरस्वती को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। बारिश के कारण नदी का उफान बहुत ऊंचा हो चुका था,
जिसके बाद उनका नदी के किनारे वाला घर भी बह चुका था। माँ, अब हमें इस जंगल में ही रात गुजारनी होगी। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। अब तो हमारे पास कोई घर नहीं बचा जहाँ हम रह सके। फिर वो उस रात उस जंगल में ही रहने की सोच लेते हैं और कोई ठीक सा ठिकाना ढूंढते हैं। तभी उन्हें सामने एक टैंक दिखता है। टैंक को देखकर हरिया बोलता है, माँ देखो वो टैंक, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुमने मुझे बचपन में दिया था। हाँ बेटा, और ये हमारे रुकने के लिए भी बेहतर है। हम यहीं रुकेंगे। चलो इस टैंक के अंदर। जब वो उस टैंक के अंदर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक असाधारण टैंक नहीं था, बल्कि एक जादुई टैंक था। उसके अंदर रहने की हर सुविधा थी और उसके अंदर एक आलीशान बड़ा सा घर था, जिसके अंदर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर चीज़ ज़रूरत का सामान वहाँ पर मौजूद था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उस टैंक में ही रहने लगते हैं। हरिया का टैंक वाला घर सुनकर और गांव के लोग भी उसके टैंक में रहने के लिए आते हैं ताकि वो टैंक में रहने का आनंद उठा सकें। इतने देर के लिए वो उनसे किराया लेता है, जिसके बाद उसका काम भी बहुत अच्छा चल पाता है। उस टैंक की वजह से उसको बहुत ज़्यादा दौलत भी मिलती है, क्योंकि दूर दूर से लोग उस टैंक में रहने आते हैं। बलराज ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जल भुन जाता है और वो करोड़ों रुपए खर्च करके एक टैंक मंगाता है और उस टैंक से हरिया का टैंक को उड़ाने की सोचता है। जैसे ही वो उस पर फायर करता है वैसे ही उस टैंक को कुछ नहीं होता, लेकिन हरिया के टैंक की तरफ से एक मिसाइल छूटता है जो कि बलराज के टैंक पर गिरता है और बलराज का टैंक 1 मिनट में ही चकनाचूर हो जाता है। फिर बलराज हरिया को गुंडों से भी पिटवाने की सोचता है, लेकिन जैसे ही गुंडे उसके टैंक की तरफ आते हैं वैसे ही टैंक में से गोलियां निकलने लगती हैं और गुंडे डरकर भाग जाते हैं। अब बलराज समझ चुका था कि हरिया को वो नहीं हरा सकता। अब बलराज हरिया से माफ़ी मांग लेता है और उससे बोलता है, हरिया, मैं हार गया, तुम जीत गए। मैंने तुम्हें बर्बाद करने की हर कोशिश की, लेकिन तुम्हारी मेहनत ने मुझे झुका दिया। आज के बाद मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं करूँगा। और उस दिन से बलराज हरिया का पीछा छोड़ देता है और हरिया उस टैंक वाले घर में खुशी खुशी रहने लगता है। मूर्ख साधु और चालाक ठग। बहुत समय पहले की बात है। एक सीतापुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक साधु रहा करता था जिसकी सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे। वह लोगों के यहाँ जाता और हवन पाठ जैसे कार्य किया करता था, जिससे उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। इसी से वह बहुत ही ज़्यादा मालदार हो चुका था। उसी गांव में एक बिलिया नाम का ठग भी रहा करता था जो लोगों को ठगा करता था, लेकिन साधु जी को इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि यह ठग है। एक दिन की बात है, साधु जी के घर पर एक बहुत ही अमीर आदमी आता है और वह आकर उनसे बोलता है, साधु बाबा, मुझे अपने यहाँ हवन कराना था। आप आ जाएंगे मेरे यहाँ हवन करने के लिए? मैं थोड़ी परेशानी में चल रहा हूँ। हाँ बच्चा, अवश्य, क्यों नहीं, बताओ कब आना है, मैं आ जाऊंगा। फिर वो आदमी साधु बाबा को दिन तारीख बता देता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब वह दिन आ जाता है तो साधु बाबा उसके घर जाते हैं। हवन करने के बाद जब साधु बाबा वापस आ रहे होते हैं तो उनसे वह आदमी बोलता है, अरे साधु बाबा, तुम तो अपने साथ एक आदमी रख लो, अपना शिष्य बना लो किसी को, आपको तो काफ़ी ज़्यादा काम पड़ता होगा। हाँ चलो देखता हूँ मैं। इतना कह के साधु बाबा वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है और घर आकर सोचता है, अरे वो आदमी कह तो सही रहा था, अब तो मेरे पास धन दौलत भी बहुत हो गई है और मैं कहाँ तक संभाल कर रखूँ इसे। मुझे कोई ना कोई अपना शिष्य बनाना ही होगा। साधु बाबा दौलत को लेकर इतना ज़्यादा डरने लगे थे कि वे अपने खजाने की पोटली अपने साथ ही रखते थे। और उधर एक दिन वह ठग सोचता है, अरे यार, इस साधु के पास तो बहुत पैसा आ रहा है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा इससे पैसे निकालने के लिए। आखिर करूँ तो करूँ क्या। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है
और अगले ही दिन वह ठग साधु बाबा के पास आ जाता है और आकर बोलता है, अरे साधु बाबा, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। मुझे आपका ये काम सीखना है। कृपया करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर साधु बाबा सोचते हैं, और मुझे वैसे भी तो शिष्य की ज़रूरत थी और ये तो मिल रहा है और शायद पैसे वैसे भी कुछ ना दे। अच्छा, ऐसा करता हूँ, इसे मैं अपने साथ रख लेता हूँ, मेरे काफ़ी सारे काम करता रहेगा ये। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेता हूँ। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे, ठीक है? शुक्रिया साधु बाबा, शुक्रिया। अब वह साधु बाबा के साथ रहने लगा था। साधु बाबा जहाँ कहीं भी जाते वह उनके साथ साथ जाता और कुछ ही दिनों में उसने साधु बाबा का विश्वास बहुत ही ज़्यादा जीत लिया था। इतना कि अब साधु बाबा को लगने लगा था कि मेरी रूह मेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन मेरा शिष्य मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। एक दिन साधु बाबा जब अपने घर पर होते हैं तो एक व्यक्ति उनके पास आता है और बोलता है, अरे साधु बाबा, मुझे अपने यहाँ पूजा करानी थी, क्या कर देंगे आप? हाँ बच्चा, क्यों नहीं, हो जाएगी पूजा, मैं आ जाऊंगा। फिर वह आदमी साधु बाबा को दिन तारीख बता देता है और कुछ दिनों बाद जब वह दिन आता है तो साधु बाबा अपने शिष्य के साथ उस व्यक्ति के घर जा रहे होते हैं जिसके घर पूजा करनी होती है। तो रास्ते में जाते जाते सामने उन्हें एक नदी दिखाई देती है। वे सोचते हैं कि मैं यही स्नान कर लेता हूँ। अरे तुम ऐसा करो, मैं यही स्नान कर लेता हूँ और जब तक तुम मेरे ये कपड़े पकड़ लो। साधु बाबा अपने खजाने की पोटली और बाकी सारा सामान वहाँ निकाल कर रख देते हैं और जैसे ही पानी में छलांग लगाते हैं तो वह ठग उनका सारा सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को बिना जाने उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।